हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी क्लासेस। दिस इज़ अफर। आज हम लोग इंग्लिश मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 14 लेके आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो जूनियर असिस्टेंट का लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हाई कोर्ट ने लिया था। क्लियर? तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि जनरल इंग्लिश स्पेसिफिकली हम लोग इसी को टारगेट करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यानी 30 मार्क्स वाला पोर्शन है। क्लियर? तो हमारे लिए इसका एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, इस एनालिसिस में हम लोग क्या चीज़ें सीखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प से हम लोग आगे आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं इस स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप जनरल इंग्लिश को ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसका सिलेबस भी हमने एंड में दे दिया है कि हमने किस तरीके से अपनी प्लेलिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईजी क्लासेस, उस पे हमारी ऐप पे इन चीज़ों को कैसे डिटेल में, विस्तार में, तफसील में कवर किया हुआ है। क्लियर? क्योंकि हम लोगों का जो मिशन है वो क्या है कि आपको ज़ीरो से पिकअप किया जाए और सिर्फ ज़ीरो पे ही नहीं रखा जाए बल्कि ज़ीरो से पिकअप करके आपको एक एडवांस लेवल तक लेके चला जाए। ठीक है? तो इसके लिए हम लोगों ने जो टेंसेस हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और टेंसेस एक एडवांस लेवल का पोर्शन आ जाता है और हमने उस टेंसेस को जस्ट 3 लेक्चर्स में ही डिवाइड कर दिया। नाउ यू विल से सर 3 लेक्चर में, वो भी टेंसेस इतने बड़े डिटेल टॉपिक को? हाँ बिल्कुल, बिकॉज टेंसेस का जो बेसिक्स है, क्या रूल होते हैं, क्या चीज़ें टेंसेस को पढ़ने से पहले आपको आनी चाहिए, उसको हमने टेंसेस वाले लेक्चर में नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? बिकॉज उसको हमने पहले ही ऑलरेडी डिटेल्ड में पढ़ लिया है। ओके? टेंसेस आने के लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या होता है। हमने इस पे 2-3 लेक्चर ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से इसको डिफाइन करा हुआ है। क्लियर? तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे PYQ का, जो हमारे जूनियर असिस्टेंट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है। तो उसकी हेल्प से हम 2024 वाला जो एग्ज़ाम है उसमें कैसे एक्सेल कर सकते हैं, ये चीज़ भी साथ में देखेंगे। क्लियर? चलिए जी, तो इस एनालिसिस से पहले मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूंगा, इफ़ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर ऑन लाइव, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट गिव मी द आंसर in the live chat, okay, either or give me the answer in your comment section अगर आप लोग इसको रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं। क्लियर? चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, ये सिलेबस है हमारे इंग्लिश पोर्शन का, ये वाला, और यही वाला सिलेबस हमारा 30 मार्क्स कैरी करेगा। आर यू गेटिंग मी? लेकिन एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट करने वाले हैं, वो क्या है कि इस सिलेबस में ज़्यादा फोकस इन्होंने करा हुआ है हमारे टेंसेस, दैट्स योर आर्टिकल्स पे, वर्ब्स पे, टेंसेस पे, प्रपोजिशन पे, वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पंक्चुएशन पे, और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन्होंने कहा है कि हमें होनी चाहिए इवेंट्स की, डेट्स, पीपल, इडम और फ्रेज की। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि जो हमने प्रीवियस एग्ज़ाम के हिसाब से या JKSSP के एक जनरल लेवल का जो हमने सिलेबस डिस्कस करा है, जो हमने 10-11 लेक्चर पीछे हमने ऑलरेडी स्टडी करे हैं, उसमें हमने एक टॉपिक को बहुत डिटेल में लिया है। आर यू गेटिंग मी? एक टॉपिक को बहुत डिटेल में लिया है और वो टॉपिक क्या है हमारे लिए? तो वो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आर यू गेटिंग मी? और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एटसेट्रा वाले कॉलम की वजह से। आर यू गेटिंग मी? ये जो एटसेट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है। इस वर्ड की वजह से पूरी की पूरी इंग्लिश यहाँ से पूछी जा सकती है। यानी यू डोंट हैव टू फोकस जस्ट ऑन आर्टिकल, वर्ब, टेंसेस, बट मेनी मोर थिंग्स विच इंक्लूड्स योर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। आर यू गेटिंग मी? नरेशन जिसको हम बोलते हैं। ओके, उसके बाद मैक्सिमम टॉपिक जो इंग्लिश के एक जनरल लेवल की इंग्लिश में आप यानी एज एन एस्पायरेंट आपको आने चाहिए, आपको वो चीज़ें कवर होनी चाहिए, वो यहाँ पे पूछी गई हैं। क्लियर? तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी 51st क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो उसमें इन्होंने क्या बोला, देखना आप लोग पहले अगर आपको आते हैं इसके आंसर तो हमें कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में ज़रूर आंसर देते रहें। क्लियर? चलिए, तो कहता है इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर ब्लैंक यू टू द पार्टी। देखो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे श्योर करनी होगी कि हम लोग किसी को पार्टी में बुलाने के लिए यानी किसी की तरफ ऐसे लाइक रुजू कर रहे हैं, किसी की तरफ हम मुड़ रहे हैं। वी आर अबाउट टू आस्क, वी आर अबाउट टू कॉल समवन टू अवर पार्टी। क्लियर? नाउ व्हाट आई हैव मेंशन हियर, वी आर अबाउट टू कॉल। मैंने यहाँ पे फॉर का वर्ड मेंशन नहीं करा, कॉलिंग नहीं बोला, इन कॉलिंग नहीं बोला, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉल बोला। मैंने ये भी बोला कि कॉल की तरफ यानी हम ना उनको बुलाने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टू इनवाइट होगा, यहाँ पे इन इनवाइट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इन इनवाइट होगा तो ये कहीं ना कहीं एक गलत पॉइंट रहेगा यहाँ पे। क्लियर? चलिए जी, तो उसके बाद 52nd क्वेश्चन है। तो 52 क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इडम यूज्ड इन द सेंटेंस। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। यहाँ पे इडम फ्रेज वाला नहीं, यहाँ पे इडम इन्होंने हमें ये सेंस शो कराने के लिए कहा है कि आप यू हैव टू टेल मी द आंसर दैट व्हाट इज द एक्यूरेट सेंटेंस हियर। आर यू गेटिंग मी? दे आर नॉट आस्किंग अस फॉर इडम फ्रेज, दे आर आस्किंग अस टू गिव देम द आंसर ऑफ एन एक्यूरेट सेंटेंस। सो इसके लिए आपको क्या होना जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो हमने लेक्चर अपलोड करा है उसको अच्छे से आपको वॉच करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए जी, तो यहां पे क्या है, तो यहां पे पहला सेंटेंस है ही डोंट नो। आर यू गेटिंग मी? आई डोंट नो तो ठीक है, यू डोंट नो तो ठीक है, लेकिन क्या ही डोंट नो आएगा? मतलब क्या हुआ सर, समझे नहीं? मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या वर्ब भी प्लूरल होगा? नहीं, वर्ब भी तो सिंगुलर होगा। क्यों? एक एग्जांपल छोटी सी लेते हैं। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल व्हिच कैन हेल्प यू इन बिल्डिंग द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो क्या है, मान लेते हैं आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं। क्लियर? आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मुझे बताएं अगर आपके साथ दो बंदे हैं तो आप कितने लोगों का किराया देंगे? आप बोलेंगे सर एक मैं हूँ, एक मेरा ब्रदर है या मेरा फ्रेंड है कोई, तो हम लोग 2 लोगों का किराया देंगे। अगर आप अकेले हैं तो आप कितने का किराया देंगे? आप बोलेंगे सर अकेला हूं तो मैं अकेले का किराया दूंगा ना सर। सिंपल तो है। यानी अगर बंदा अकेला है, यानी इफ यू आर अलोन यू हैव टू पे द फेयर ऑफ ओनली 1 पर्सन। आर यू गेटिंग मी? कुछ समझे? यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मतलब योर वर्ब मस्ट आल्सो बी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मतलब वर्ब भी प्लूरल ही होगा। क्लियर? चलिए जी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ही डोंट नो गलत हो जाएगा, ही डजंट नो ये ठीक हो सकता है, ही भी है डज भी है, लेकिन एक मसला है। मसला क्या? नो नहीं आएगा, यहाँ पे नोज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने नो को नोज कर दिया है, इसको प्लूरल कर दिया जो कि जिसकी जरूरत नहीं थी। ओके, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वन क्या है, तो ही डजंट नो द एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स, ये ठीक सेंटेंस है। और फोर्थ वन क्या, उसको भी देखेंगे। ही डू नो, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट तो नहीं चलेगा है, डज नॉट होना चाहिए यहाँ पे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक सेंटेंस में 2 टाइम पॉजिटिव नहीं यूज करे जाएंगे। क्लियर? चलिए जी, अब अब्स्ट्रैक्ट नोन ऑफ सी। देखिए सी क्या होता है, सी होता है देखना। आर यू गेटिंग मी? आईएनजी लग सकता है तो हम अब बोलेंगे सर आईएनजी तो लग सकता है, मतलब ये वर्ब हो गया। ओके, जैसे ये है आईएनजी, सीन है इसकी पास्ट फॉर्म में, तो सॉ है ये भी इसकी सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, दैट इज साइट। क्लियर? बिना कलम उठाए, बिना स्टडी करे ऑप्शंस को आप ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए आराम से जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंड फुली। अब एक चीज अपने माइंड में रखना है कि अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या होता है। देखो अंडरस्टैंड का मीनिंग करने के लिए मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट दूंगा 5 से 10 सेकंड का। आपको एक चीज में डिफरेंशिएट करना होगा कि एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है और लिटरेसी का मीनिंग क्या होता है। हम कहते हैं ना फलां लिटरेट है, एबीसी लिटरेट है और एबीसी एजुकेट है। एजुकेट मतलब व्हेन यू हैव दैट टाइप ऑफ नॉलेज एंड यू आर अप्लाइंग दैट नॉलेज। आर यू गेटिंग मी? यू हैव दैट टाइप ऑफ नॉलेज दैट हाउ कैन वी प्रिजर्व इन्वायरमेंट, और आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, यू आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एजुकेटेड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड बिल्कुल एजुकेटेड के क्राइटेरिया में आ जाएगा।
तो यहाँ पे प्रिटेंड क्या हो गया कि सिर्फ दिखावा करना, तो क्या ये एजुकेशन की कैटेगरी में होगा? आप बोलेंगे सर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका एप्रीहेंड। एप्रीहेंड क्या हो सकता है? एप्रीहेंड होता है जब आपको किसी चीज पे पकड़ हो जाए, कमांड हो जाए। आर यू गेटिंग मी? लेकिन किस सेंस में? फिजिकली, नॉट मेंटली। यानी आपने, कोई पुलिस वाला था, उसने क्या करा कि उसने किसी चोर को पकड़ लिया। आर यू गेटिंग? तो हम बोलेंगे कि पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट कर लिया, तो एप्रीहेंड कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन क्या ये आपके कॉम्प्रीहेंड में आएगा? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग है कॉम्प्रीहेंशन, यानी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उनको आगे अप्लाई करना। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं ना, या हम लोगों ने बताया है कि आपको पढ़ाएंगे, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं कि कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग क्या है। पैसेज पढ़ो और आंसर दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कस हियर? डिस्कस का मीनिंग ये होगा कि जब हम लोगों को किसी चीज़ की नॉलेज हो फिर हम उस पर चर्चा करें। क्लियर? चलिए, तो आगे 55th क्वेश्चन जो है, यू आर 20 years old, आप 20 साल के हो। तो मुझे बताएं, अगर हम किसी को कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर में हम बोलेंगे ऐसा है क्या, यानी पॉजिटिव बोल लेंगे। यानी अगर हमने किसी को, ये ना आपके इंटरोगेटिव में आ जाएगा, इंटरोगेटिव क्वेश्चन टैग वाले क्राइटेरिया में, क्वेश्चन टैग वाले पार्ट में। क्लियर? इंटरोगेटिव वाले पार्ट में। तो याद रखना यहाँ पे कि अगर आप किसी को पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रहे हो, सेकंड स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव दोगे। अब बोलेंगे सर नहीं समझ आई, मतलब कैसे नेगेटिव क्या पॉजिटिव? मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आप लोगों को, अगर आप किसी को बोलोगे आप कॉलेज जा रहे हो क्या, नहीं जाओगे क्या? आप कॉलेज जाओगे, नहीं जाना क्या? आर यू गेटिंग मी? आर यू गोइंग टू कॉलेज? आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज? यानी यहाँ पे हम पहले देंगे किसी को पॉजिटिव स्टेटमेंट और फिर देंगे हम किसी को नेगेटिव स्टेटमेंट। यानी एक सेंटेंस में दोनों होंगी क्वेश्चन टैग में, तभी जाके क्वेश्चन टैग का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा। क्लियर? तो यहाँ से आपको पता चल गया सर ये तो नहीं होगा। बचे ये दो। डोंट हम तब लगाएंगे जब हम आगे किसी बंदे पे कोई कमांड करें। डोंट डू इट, ओके, डोंट गो टू कॉलेज, ओके। तो लेकिन डजन तो होगा ही नहीं, बिकॉज क्यों होगा? क्योंकि सर अभी तो आपने पीछे बताया जो यू है ये एक प्लूरल दैट्स योर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगलर सब्जेक्ट वाला डज तो नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया। तो क्या बचा? और नॉट, यही राइट आंसर हो सकता है। क्लियर? और हम लोग क्या करते हैं कि स्पीकिंग इंग्लिश में आंट बी बोल सकते हैं इसको, ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं। नेक्स्ट है द एडवर्ब ऑफ ब्रेव। ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये जो एडवर्ब ऑफ ब्रेव है ये मैंने एडवर्ब वाली दैट्स योर लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर दिया इस वर्ड को। क्या अगर ये ब्रेव है क्या? तो ब्रेव है कोई बहादुरी का कोई काम। आर यू गेटिंग मी? कोई काम है तो मतलब कोई कार्य, यानी कि कोई वर्ब है। सो इट मीन्स दैट ये ब्रेव का ब्रेव इट इज आल्सो अ वर्ब। तो ब्रेवरी क्या हो जाएगा? बहादुरी, इट इज आल्सो अ वर्ब। ब्रेवो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ब्रेवो यू हैव डन। या मान लेते हैं अगर कोई जंग जीत के आ रहा है, हम बोलेंगे ब्रेवो, यानी बहादुर, तुमने ये अच्छा काम कर दिया। लेकिन ब्रेवली क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर आपने बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर दिखे तो एलवाई लगाओ, वो एडवर्ब ऑफ ब्रेव यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मीनिंग ऑफ मेकआउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेकआउट? इज मेकआउट का मीनिंग अगर आप लोग एप्रीहेंड दैट्स योर अंडरस्टैंड के साथ रिलेट कर सकते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप होगा ये। कैसे? मतलब मेकआउट का मीनिंग हो गया किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को आपके माइंड में तैयार करना। किस लिए? ताकि आगे आप प्रेजेंट कर सको। आर यू गेटिंग मी? मान लेते हैं इफ आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग टू प्रेजेंट यू, ओके, इट मीन्स दैट आई एम मेकिंग इट। जब मेकआउट हो जाएगा, ये एक फ्रेज है और फ्रेज का मीनिंग क्या हो जाएगा? चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। क्लियर? मैक्सिमम पीपल लोग क्या करेंगे दैट दे विल गो विद रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज आल्सो मे बी एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड में और रिकॉग्नाइज में बहुत फर्क है। तो अंडरस्टैंड विल बी द दैट वी कैन से मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 58th। इसमें क्या है कि फाइंड द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल। ओके, यानी ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत है। कॉर्जियस बिल्कुल ठीक है। विशेस क्या होता है? विशेस होता है, ये आप नॉन वायलेंस से याद रखें, क्योंकि 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डिक्लेयर करा जाता है, तो यहाँ पे वायलेंस के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। क्लियर? वायलेंट। तो विशेस का मतलब क्या होता है? जालिमाना, जालिम, क्रूल। ओके, तो वायलेंट आपको अप्रोप्रिएट लग सकता है।
क्लियर। मैजिस्ट्रेट का यहाँ पे गलत होगा बिकॉज MAJ नहीं होगा और MAG होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, तो वो है रवि सेट आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक। याद रखना आप एक चीज़ यहाँ पे, क्या चीज़, कि जब आपको नेक्स्ट वीक दिखे, बिना कलम उठाए, बिना सोचे, आप फॉलोइंग वीक के साथ जाओ। आर यू गेटिंग मी? क्यों? अगर आपको कोई बोले नेक्स्ट मंडे तो मतलब फॉलोइंग मंडे, और कोई बोलेगा नेक्स्ट ट्यूसडे तो मतलब फॉलोइंग ट्यूसडे। ओके, तो नेक्स्ट वीक में आप फॉलोइंग वीक के साथ जाओगे। आप बोलेंगे सर इसके हिसाब से ये ऑप्शन तो नहीं होगा, बचे 3 ऑप्शन। ओके, अब उसके बाद है रवि सेड आई एम गोइंग। तो एम क्या है? तो एम इज अ पास्ट, दैट्स सॉरी प्रेजेंट। तो इसका पास्ट क्या होगा? तो इसका पास्ट होगा आपका वाज। क्लियर। हाउ डू वी हैव टू टैकल दिस? जहां जहां वाज है वहां ठीक है, बाकी सबको काट दो। यानी इसमें तो वाज है तो पहले ही काट के बचे ये थे, इसमें इज है, इसमें विल भी है, तो फर्स्ट विल बी एन एप्रोप्रिएट आंसर। आ गई समझ? यानी इनको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में, नरेशन में। तो शायद वहां तक जाने से पहले आपको एक छोटा आइडिया हो जाना चाहिए कि एग्जाम में टैकल कैसे करते हैं इन चीज़ों को। क्लियर। चलिए, उसके बाद जो हम लोग एंटोनिम सिनोनिम में कवर करने वाले हैं तो वो है आपका प्रेडिसेसर। व्हाट इज दिस? प्री का मीनिंग दिखे तो मतलब ऐसी चीज जो क्या हो, तो जो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हो, यानी जो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हो, प्री हो चुकी हो। आर यू गेटिंग मी? चलिए, तो एंसेस्टर क्या हो गया? तो एंसेस्टर का मतलब हम देखते हैं क्या ये एंसेस्टर इसके एंटोनिम में है या नहीं है। एंसेस्टर का मीनिंग थोड़ा सा ना आप ऐसे रिलेट कर रहे हैं लीनिएज, पूर्वज। हम कहते हैं नहीं आपके पूर्वज, आपके आबा व अजदाद कहाँ के हैं, तो हम लोग बोलेंगे आपके एंसेस्टर कहाँ के हैं। आपका बेसिकली जो आपका एंसेस्टर है वो लोग कहाँ से आए हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, ये वर्ड जो है प्री सुक्सेसो, ये गलत है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये गलत पहले ही हो जाएगा क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है। डिसेंडेंट का मीनिंग क्या होता है? डिसेंडेंट का मीनिंग होता है जब एक, यानी आप किसी एक हेरिडिटी से चलते आ रहे हैं। आर यू गेटिंग? एक नस्ल दर नस्ल कोई चीज़ चलती आ रही है, यानी हेरिडिटी सिस्टम के द्वारा, तो हम डिसेंडेंट की कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पे एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ पे इसका एप्रोप्रिएट एंटोनिम हो जाएगा सक्सेसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। अगर ये बी यहाँ से रिमूव हो जाए, यानी पहले ये बी चीफ मिनिस्टर था, अब ये खत्म हो चुका, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बी जो है वो प्रेडिसेसर है और ए जो है वो उसका सक्सेसर है। यानी ए का प्रेडिसेसर कौन है, यानी ए से पहले कौन था? तो बी था। और बी के बाद यानी सक्सेसर, यानी इसको कवर करने के बाद इस पे काबू करने वाला इंसान कौन था? तो वो सक्सेसर था। आप इतना रिलेट करके समझ सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है 61st क्वेश्चन, वो है ऑफ ब्लैंक ऑफ वर्ड्स चूज द करेक्ट कलेक्टिव नोन। क्लियर। कलेक्टिव नोन को चूज करने के लिए अब ब्लैंक ऑफ वर्ड्स में यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या होगा? क्या फाइट होगा, क्या फ्लाइट होगा, क्या फ्लीट होगा, या पैक होगा? क्लियर। लेकिन हम लोगों को इसको अंडरस्टैंड करने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट हम अपने माइंड में रखते हैं। वो क्या है कि सर ऑप्शन के एलिमिनेशन के हिसाब से अगर जाएंगे तो कैसा रहेगा? पैक होता है किसी चीज़ को पैक करना, तो ये इसमें बर्ड को पैक करेंगे नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे फ्लाइट जो है ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लगता है हमें, बाकी इन तीनों चीज़ों का, फ्लीट का, फाइट का, इनका मीनिंग बिल्कुल अब ब्लैंक ऑफ बर्ड से हट के है। क्लियर। चलिए जी, तो फ्लाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी एक झुंड में बर्ड्स ऐसे उड़ रहे हैं यहाँ पे, ओके, एरोप्लेन की तरह। यहाँ से रिलेट कर सकते हो एरोप्लेन के फ्लाइट वाले की तरह, यानी ये उड़ रहे हैं, एक झुंड में जा रहे हैं, तो मतलब फ्लाइट ऑफ बर्ड। एक्चुअल में जो इनका जो कलेक्टिव नोन है वो क्या होता है? वो फ्लॉक होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द ऑफिसर ब्लैंक 5 मिनट्स एगो। ऑप्शन में क्या है? हैड गॉन, इज गॉन, वेंट या हैज गॉन। चलिए पहले हम कंसेप्ट के द्वारा जाते हैं, फिर ऑप्शन में जाएंगे। ऑफिसर, यहाँ पे हमें लगेगा सर यहाँ पे वेंट होना चाहिए। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि आपको ये जो एगो दिख गया ना, ये आपके लिए इश्यू क्रिएट कर गया, आपको लगेगा ये पास्ट में है। लेकिन जो 5 मिनट्स है यानी अभी से कुछ समय पहले, आर यू गेटिंग में? अभी आपको 19 मिनट्स हो चुके हैं लेक्चर को वॉच करते हुए, यानी अब से 5 मिनट पहले ही अभी की तो बात हुई, प्रेजेंट की ही तो बात हुई, यानी वेंट तो क्या, हैड गॉन भी क्या। बचे ऑप्शन 2 हमारे पास, एक है हैज़ गॉन,
और एक है इज गोन। तो क्या आपने कभी इज गोन देखा है? अगर आपने टेंसेस मेरे साथ पढ़े हैं तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी क्या, तो बच्चा क्या ऑप्शन? तो हैज़ गोन। तो वैसे भी नॉलेज के हिसाब से भी हैज़ गोन यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि ऑफिसर यहाँ पे 5 मिनट पहले जा चुका है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 63rd, वो क्या है? द सिनोनिम ऑफ कॉम्प्लेसेंट। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेसेंट? पहले मैं आपको कॉम्प्लेसेंट का एक छोटा सा मीनिंग बता दूं, फिर हम इसको जो है वो डिटेल में ऑप्शन के लिहाज से पढ़ेंगे। कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग होता है व्हेन यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, आई मीन यू वांट टू अचीव द गोल, क्लियर, और कुछ समय के बाद आपको वो गोल मिल गया हो, यानी अब आप अपने मन से आप बड़े हैप्पी हैं, यानी अपने दिल में आप बड़े खुश हैं, अपने दिल से आप बड़े खुश हैं, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, लाइक आई earlier want to deliver the lecture on this previous year question paper so that the students must have the analysis of this। तो अभी मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो मुझे बड़ी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रही है। आर यू गेटिंग? नो, व्हाट इज सेल्फ सेटिस्फेक्शन, व्हाट इज कॉम्प्लेसेंट? मतलब क्या हो गया कि आपको किसी चीज़ की सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। मैंने ऑप्शन बता ही दिया, तो इसका राइट आंसर सेल्फ सेटिस्फाइड होगा। आप बोलेंगे सर अट्रैक्टिव क्यों नहीं होगा? अट्रैक्टिव इसलिए नहीं होगा कि अट्रैक्टिव ना लाइक कोई लुक प्रेजेंट कर रहा है, और सेल्फिश ये हो गया कि अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी हो, उसके बदले आपको कितना ही बड़ा कोई लॉस करना पड़े तो आप उस लॉस को भी करो, लेकिन अपनी जो आपको एक जिद हो, एक खुदगर्जी की जिद हो, एक सेल्फिशनेस हो, उसको पूरा करने के लिए आप कुछ भी करें, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्लियर? कोटियस क्या हो गया? तो कोटियस एक अलग सा कंसेप्ट है। क्लियर? ये ना लाइक इस कॉम्प्लेसेंट से थोड़ा हट के ये है कि पोलाइट मैनर, बड़ा नरम दिल वाला इंसान, पोलाइट। क्लियर? चलिए, तो 64th क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ व्हाट यू आर सेइंग ही इज द बेस्ट मैन फॉर जॉब। ओके, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हम ऑप्शन से ही समझेंगे। इन रिस्पॉन्स यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों ये गलत हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे इन रिस्पॉन्स किसी क्वेश्चन के आंसर में नहीं बता रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो इसलिए इन रिस्पॉन्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इसने कहा इन रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, इसने ये नहीं कहा इन रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट यू आर आस्किंग। आर यू गेटिंग मी? तो इसलिए ये गलत ऑप्शन है। सेकंड क्या है? इंस्पायर्ड। देखो यार, इंस्पायर्ड का मीनिंग हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, इंस्पायर्ड डिस्पायर्ड की क्लैरिटी के लिए। तो वो उसमें हमने आपको क्या बताया था हमारे लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि इंस्पायर्ड का वहां पे यूज होगा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि इन स्पाइट ऑफ रेन आई हैव ट्राई टू टीच यू। इन स्पाइट ऑफ रेन आई हैव ट्राई टू अटेंड ऑल द क्लासेस। इन स्पाइट ऑफ रेन, इन स्पाइट ऑफ रेनिंग आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज। क्लियर? यानी किसी चीज के होने के साथ साथ, तो ये तो यहाँ पे किसी चीज के होने के साथ साथ हम किसी को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लें, तो ये तो अप्रोप्रिएट नहीं लगता। ओके, और एक ही मीनिंग है यहाँ पे इंस्टेड को भी देख लेते हैं। इंस्टेड का मीनिंग होता है किसी चीज के अलावा। क्लियर? यानी आप ए बी सी पढ़ रहे हो, इसके अलावा आप सी डी ई पढ़ो, यानी किसी चीज को बिल्कुल छोड़कर, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे अप्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है? तो अप्रॉप्स का मीनिंग होता है अगर आप लोगों ने कोई रिकमेंडेशन दी। क्लियर? आपने रिकमेंडेशन ये दी, आपने कहा कि सर हमारी ये मर्जी है, हमारी ये इच्छा है, वी आर प्लानिंग कि आप हमें कुछ एमसीक्यू लाओ। क्लियर? वो टीचर ने क्या करा कि आपको कुछ एमसीक्यू प्रेजेंट कर दिए। यानी अप्रॉप्स होता है कि आप जिसके लिए कह रहे थे, जिस रिकमेंडेशन के लिए कह रहे थे, या जिस भी चीज़ की आप एक सपोर्ट कर रहे थे, तो उसके बारे में मैं ये बता दूं कि ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। क्लियर? तो इस तरह आपको हर ऑप्शन के द्वारा अंडरस्टैंड करना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। क्लियर? चलो जी, तो पीवाईक्यू का मीनिंग ही ये होता है कि आप में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके हिसाब से आने वाले एग्जाम का लेवल पता चल सके। तो अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज, यानी ऐसा कौन इंसान हो सकता है कि जो उसके खिलाफ, किसी के खिलाफ जाके कोर्ट में पेश हो जाए। तो हमें तो पता है कि वो इंसान या तो उस पर कोई इश्यू हुआ होगा उसके साथ, तभी तो वो कंप्लेन कर रहा है। बट यहाँ पे कोर्ट की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको? तो कोर्ट की लैंग्वेज में उसको हम बोल देंगे प्लेंटिफ। प्लेंटिफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लेंटिफ? प्लेंटिफ का मीनिंग हो सकता है आप
एज अ पर्सन, मान लेते हैं आप कोई ए है और कोई बी है, आपने क्या करा कि ए ने बी पे कोई केस कर दिया, आर यू गेटिंग मी? तो ये ए यहाँ पे कौन है? प्लेंटिफ है। ओके, अब ए किसी को हायर करेगा, क्लियर? ए किसी को हायर करेगा, वो चाहे तो किसी एडवोकेट को हायर करे, वो चाहे तो किसी प्रोसिक्यूटर को हायर करे। तो अब प्रोसिक्यूटर एडवोकेट क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में भी समझ लेते हैं, क्लियर? प्रोसिक्यूटर होता है, आप अगर कोई इशू क्रिएट करा है, अगर ए ने वाकई ही बी को मारा है, तो बी की तरफ से ए के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए जो वकील करा जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रोसिक्यूटर, क्लियर? एडवोकेट क्या होगा? एडवोकेट ऐसा इंसान होगा, एडवोकेट इसी प्रोसिक्यूटर से ही थोड़ा सा एडवांस टर्म है, बस इतना समझ लें आप, क्लियर? चलिए, तो डिफेंडेंट क्या हो गया? डिफेंडेंट हो गया जिस बंदे ने आगे से उस चीज़ को डिफेंड करना है, यानी आपको कटहरे में ऐसे बुला लिया है और बोले कि चलो मियाँ बताओ व्हाट वर द इश्यूज़, आपने उसको क्यों मारा है, तो अब आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, यानी बी अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो जो इंसान डिफेंड करेगा तो वो डिफेंडेंट ही हो जाएगा, क्लियर? ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ी घुमा फिरा के पूछिए, रेस्ट आपको इसका आंसर अच्छे से आता है। क्या? और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम्स, अब मैं इसको बड़ा इजी तरीके से ट्रांसलेट करूंगा। इसने कहा कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का? क्लेम का, यानी कोई दावा कर रहे हो आप किसी चीज़ पे, तो उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट, मान लेते हैं ए की कोई प्रॉपर्टी है एस के पास, ओके, ए ने इस पे दावा करा, कहा भैया ये जहाँ पे आप घर बना रहे हो ये जगह मेरी है, आर यू गेटिंग मी? ये जगह मेरी है और इस जगह पे यू कैन नॉट बिल्ड योर हाउस हियर, ओके। तो ही हैज़ गिवन टू राइज द सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन, और इस मसले पे अब ये कोर्ट में पहुंच चुका है। अब मुझे बताओ कि ये क्यों पहुंचा है, बस इतना सा आंसर है कि किस वजह से ये इस इशू को लेकर बी की वजह से कोर्ट में पहुंचा। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, सर ये ना एक डिस्प्यूट है, आर यू गेटिंग मी? मतलब इतना सिंपल एप्रोप्रिएट आंसर और उसको घुमा फिरा के पूछा गया। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से आ सकते हैं, इस तरह आपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज द डिक्री। क्या होता है डिक्री? ये होता है कि आपको कोई स्टेटमेंट, कोई जजमेंट, जज अगर आपको कोई जजमेंट दे रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो आपके लिए एक डिक्री हो जाएगा, क्लियर? नाउ यू विल से सर एग्जीक्यूशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन ये होता है कि जब उसी स्टेटमेंट को आगे अप्लाई करा जाए। अभी मैंने आपको पहले क्या बताया कि जब हम कुछ सीखते हैं, सीखने के बाद उसको अप्लाई करेंगे, दैट इज अवर एजुकेशन। सीख के अपने ही मन में दबा के रखेंगे, दैट इज अवर लिटरेसी, क्लियर? तो एफआईआर क्या है? तो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब यानी कि पुलिस के द्वारा वो रिटर्न डॉक्यूमेंट, अगर ए ने जाके बी पे या एस पे केस करा, तो ए इसके हिसाब से ए के थ्रू ये एफआईआर दर्ज करेगा बी के ऊपर, क्लियर? चलिए जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आगे भी और क्वेश्चन हैं, हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन शायद लेक्चर लंबा ना हो जाए, इसको हम लोग अपने पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे, क्लियर? तो तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने ये बहुत क्वेश्चन है, ये कुछ टर्म्स भी रखी हुई हैं, हम इन्हें भी आने वाली क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे, क्लियर? लेकिन अभी हम इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आने वाली क्लास में क्वेश्चन कम है तो टर्म ज़्यादा है, क्लियर? तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रेटेजी बना लेनी है कि आपने इन क्वेश्चंस की हेल्प से, PYQ की हेल्प से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्लियर? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी किसी क्वेश्चन को एनालाइज करें, कोशिश करें कि उसका हर एक ऑप्शन आपको आना चाहिए PYQ के हिसाब से। उससे क्या होगा, अगर आज कोई चीज़ ऑप्शन में पूछा गया, जैसे डिफेंडेंट था, तो कल ऐसा ना हो कहीं पे कि आपको डिफेंडेंट पे ही क्वेश्चन बन के आ जाए और आप क्वेश्चन पेपर 1 का A, 2 का B ऐसे करके याद कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक, मैं कहूँगा, वेस्टेज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है, जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं, जो लेक्चर आपको हमने अपलोड कर दिए हैं, उन्हें अच्छे से वॉच आउट करें, और उनको वॉच करने के बाद हमारा जो सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि हमने आगे यहाँ पे सिलेबस भी इंसर्ट करा है, उस सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से, क्या हमारा रोड मैप रहने वाला है। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था आपके साथ, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं उस कड़ी के द्वारा। नेक्स्ट है, आप लोग मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो और PYQ लगाओ, क्लियर? ये हमारी ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट है, रीड करो आर्टिकल और न्यूज़पेपर। ये क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि इसमें जो GS वाला पोर्शन है, जो GK वाला पोर्शन है, उसमें ज़्यादा फोकस उन्होंने करंट पे करा है,
क्लियर। कोई भी स्टैंडर्ड का न्यूज़पेपर, आप द हिंदू पढ़ सकते हो, डेली एक्सेलसियर है, JNK का है, उतना वो नहीं है, इकोनॉमिक्स टाइम्स, इस तरह के बहुत सारे आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, तो आप उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर। और लेवल आपको किस चीज़ का तैयारी करनी है, तो आप ये नहीं सोचना कि हम हाईकोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका लेवल कोई मॉडरेट रहने वाला है तो हम लोग इसी के हिसाब से पढ़े, नहीं। आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL के, कुछ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। क्लियर। कोई ग्रामर का हर एक पोर्शन आप प्रिपेयर करेंगे, यू विल नॉट लीव द पोर्शन लाइक दैट्स योर अंटोन को छोड़ दिया। ओके, इससे ही 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, बिकॉज इसमें ना आपको टर्मिनोलॉजीज पे ज़्यादा फोकस करना है हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए। क्लियर। तो ये हमारी ऐप पे अभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने ये कोर्सेज नहीं परचेज करे तो आई विल रिकमेंड कि आप इन्हें भी एक बार चेकआउट करके परचेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको इधर उधर हर एक जगह पे ये यूट्यूब पे या किसी और जगह पे आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईजिली ये जो सिलेबस पूरा है हमारा कंप्लीट कोर्स, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। JKP कांस्टेबल का भी हमारा कोर्स अभी लाइव पे है, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। क्लियर। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस को भी अच्छे से डिस्कस कर देंगे। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच।